हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं इसमें आपको बताऊंगी पर्यावरण अध्ययन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपका ये तीसरा पार्ट रहता है, भाग 3, जो पर्यावरण अध्ययन होता है ईवीएस का होता है। ईवीएस जो फ्रेंड्स है आपको 30 नंबर को देखने को मिलती है। इस प्रश्न पत्र में फ्रेंड्स आप जानते हैं जो पेपर होता है सीटेट का, आज मैं आपको जो सॉल्व करा रही हूँ ये है 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट पेपर 1 to 5 क्लास के लिए। इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भाग 3 है 61 से लेकर के 90 प्रश्न, 30 प्रश्न जो इसमें होते हैं वो होते हैं किसके, ईवीएस के आपके होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको जो बताना चाहती हूँ इसमें, पहले मैं आपको पेपर समझा देती हूँ। पेपर कैसा आता है आप लोगों का। देखिए जो पेपर आता है ना, इसमें 150 कुल प्रश्न होते हैं, जिसकी जो टाइम होती है आपके 2.5 घंटे की टाइम होती है। ठीक है, 2.5 घंटे का जो आपका टाइम होता है ये पूरे एग्जाम का टाइम होता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। और इसमें फ्रेंड्स कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो प्रत्येक प्रश्न होते हैं उनके लिए 1 अंक निर्धारित किया रहता है, तथा जो गलत उत्तर देने के लिए कोई नकारात्मक अंक का इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, और इस परीक्षा में पुस्तिका में जो फ्रेंड्स 5 भाग होते हैं। पहले भाग में आपको देखिए बाल विकास देखने को मिलता है, जो कि आपका 30 नंबर का होता है, सबसे फर्स्ट पे आपको वही आएगा। भाग 1 जैसे आप यहाँ भाग 3 आपको दिखाई दे रहा है ना ईवीएस का, वैसे वहाँ पे भाग 1 रहता है, जहाँ पे आपका लिखा रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, उसके बाद आपका भाग 2 सेकंड पे आता है गणित। ठीक है, गणित में फ्रेंड्स आपको जो रहता है 30 से 60 प्रश्न। ठीक है, 30 प्रश्न वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर आपका आता है भाग 3, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका भाग 4। भाग 4 में फ्रेंड्स आपका रहता है हिंदी। ठीक है, और भाग 5 रहता है जिसमें आपको करना रहता है, जिसने इंग्लिश लिया वो इंग्लिश करेंगे, जिन्होंने संस्कृत लिया उन्होंने संस्कृत करना होगा। ठीक है, ऐसे आपका पेपर बनता है एग्जाम में। तो आपको मैंने पूरा पेपर यहाँ आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। आपका जो ईवीएस का पेपर आता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को। ठीक है, इसमें जो आपका पहला प्रश्न ईवीएस से पूछा गया था, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताया भी है, 61 से लेकर 90 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको इसमें जो आपको ऑप्शन सही लगे उसमें आप करेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन हो रहा है। ओके, तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2020 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। ठीक है, 16:50 पे क्या करती है, वो नई दिल्ली से स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की जो दूरी है क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या उसने पूछा है, रेलगाड़ी द्वारा जो यात्रा लगा समय जो है वो कितना समय उसको लगा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 16:50 पे चलती है और 12:05 पे वो पहुँचती है, 12:05 पे। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा जो लगा पूरा समय है वो कितना समय लगेगा पूरा। देखिए आप यहाँ से 16 को और 19 को क्या करेंगे, इसको पहले प्लस करेंगे तो आपका 19 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। फिर आपको रेलगाड़ी की औसत चाल आपको यहाँ इसने बताया है कितना, 80 किलोमीटर पर घंटा चलती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रेलगाड़ी द्वारा जो कुल तय की गई जो दूरी है उसको आप फॉर्मूला जानते हैं, आपको पता है, मैं आपको बताई हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मैंने जो कॉन्टैक्ट की क्लास कराई उसमें मैंने आपको बताया है। देखिए इसमें जो दूरी की फॉर्मूला होता है ना, दूरी इज इक्वल टू 4 गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुणे समय। तो चाल उसकी क्या है, 80 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और उसकी जो समय निकली है कितनी निकली है, 19 घंटे 15 मिनट का समय लगता है उसको। ठीक है, 16 बजे फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे, 16 कब बजता है आपका, 12 बजे के बाद क्या है, 1 बज गया आपका 13, और आपका 4:50 पे जब ट्रेन चलती है तो और जाकर कब पहुंचती है, दूसरे दिन पहुंचती है। ठीक है, 25 नवंबर को वहाँ से चलती है, 26 नवंबर को 12:05 पहुंचती है। तो इसको आप यहाँ प्लस करेंगे तो आपका 19 घंटे 15 मिनट आएगा। और आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, आप 80 में से जब 1900 आपका 19 घंटे 15 मिनट आएगा। ठीक है, 19 घंटे 15 मिनट में आप गुणा करेंगे किसका, 80 का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1532 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1532 कहाँ पे आपका, ये यहाँ पे है आपका, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप लोग एक बार अपनी कॉपी में लगा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं। ठीक है, आप ऐसा सोचिए, कल्पना कीजिए, और भूकंप आ गया है, तो आप सुरक्षित की कौन सी युक्ति अपनाएंगे। पहला दिया है इमारतों से दूर खुले में रहिए, दूसरा दिया निकटतम इमारतों में भाग जाइए, तीसरा ऑप्शन दिया है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है पार्क के नीचे
पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो देखिए आप लोग फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही हूँ। आप लोग भी अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए। आपका जितना ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए जब भूकंप आने पर, जब अपनी सुरक्षा की बात यहाँ पे कर रहा है ना, तो भूकंप आने पर जब कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए इमारतों से दूर खुले में रहना चाहिए, ठीक है। इमारतों से दूर से क्या रहना चाहिए? खुले में रहना चाहिए। और भूकंप के कारण इमारतों के गिरने की भी आशंका रहती है, इसलिए क्या हो, आपको इमारतों से दूर चले जाना चाहिए। अगर आप इमारतों के निकट खड़े रहेंगे तो क्या होगा, अगर वो इमारत गिरेगी तो आपके ऊपर भी गिर सकती है ना। और कोई किसी वृक्ष के नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष को अभी गिरने का डर रहता है। और फिर पार्क से निकलकर भागते हुए निकट सड़कों पर जाइए। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ये रहेगा, इमारतों से दूर खुले में रहिए, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ ये आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पोस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा है, ये पूछ रहा है प्राकृतिक रंग जैसे नीला और हल्दी से मिश्रित जो पुष्प होते हैं उनके रंगों से वर्णों के पेड़ों की छाल से मिश्रित करके चावल के रंगीन पेस्ट कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया मधुबनी में, कलमकारी में, वर्ली में, फुलकारी में, ठीक है। कहाँ पर बनाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स जो मधुबनी है ना, मधुबनी में किस प्रकार का आपको पोस्टर बनाया जाता है मैं आपको बताई हूँ, आप देख लीजिएगा। जो मैंने क्लासेस ली उस क्लासेस में मैंने आपको बताया है सभी में, ठीक है। मधुबनी कला में जो प्राकृतिक रंग होते हैं जैसे नीला रंग, हल्दी रंग से मिश्रित और जो पुष्प होते हैं उनको वर्णों एवं पेड़ों की छाल को मिला करके चावल के रंगीन पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसे क्या करते हैं, चित्रकला कही जाती है, ठीक है। ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? ये मधुबनी कला बिहार के दरभंगा में, पूर्णिया, ससरा में, मुजफ्फरपुर तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह जो चित्रकला है ये प्रचलित है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा? मधुबनी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक सेकंड फ्रेंड्स यहाँ पे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए पौधों के समान भाग से, मैंने आपको बताया था ना कौन से पेड़ पौधे जो होते हैं, किन का हम जड़ खाते हैं, किन चीज़ों का हम बीज खाते हैं, किन चीज़ों का हम फूल खाते हैं, किन चीज़ों की हम लोग फली खाते हैं। मैंने इसका भी वीडियो बना के आपको डाला है चैनल पे, आप लोग देख लिया करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने भी मैंने क्लासेस उस पर कराएंगे सारी क्लासेस आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उसको PDF फ्रेंड्स आपको PDF भी चाहिए थी ना, मैं उसको PDF में भी डाल दूंगी, आप लोग PDF भी देख लीजिएगा। तो देखिए पहले मैं बात करते हैं ऐसे भोज्य पदार्थ कौन कौन से। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन दिया सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। सेकंड ऑप्शन है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। थर्ड ऑप्शन है आपका पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। एंड फोर्थ ऑप्शन है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? 64 क्वेश्चन नंबर का कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स जो सेब है, सेब पेड़ पे उगता है, गन्ना जो है तने से उगता है, अदरक जो है वो भी तना है, गाजर क्या है, ये जड़ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये करेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है, भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय, ठीक है, जो जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया हो। फिर यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। यहाँ पे देखिए आपका ये सेकंड वाला सही होगा, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। क्योंकि क्या है, हरी मटर जो है, जीरा, चना तथा गेहूँ ये आदि क्या है, समान भाग जो है पौधे से ही प्राप्त होता है और ये चारों द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। ये चारों क्या हैं, द्विबीजपत्री हैं। हरी मटर, चना, गेहूँ, ये सभी क्या है, जीरा, ये सभी द्विबीजपत्री है और ये सभी क्या पौधे से प्राप्त होते हैं, जिनका खाद के रूप में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जबकि जो गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना ये क्या है, ये रबी की फसलें हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे घटनाओं के बारे में पूछा गया है, किस घटना के क्रम से जिससे नदी का जो जल है वो अत्यधिक प्रदूषित हो गया। पहला ऑप्शन दिया है आपका, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट दिया है, जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकता। थर्ड दिया है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और नेक्स्ट दिया है, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़ गए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा और इसका जो इसमें क्या पूछा, सही क्रम पूछा है, कौन सा क्रम इसका सही रहेगा।
तो आप लोग बताइए कौन सा क्रम इसका सही रहेगा। 65 का फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जल है ना, जल में जब हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े जाएंगे तो क्या होगा, वो जो जल है, कोई भी चाहे नदी का जल माना गया, यहाँ पे नदी का जल पूछा गया, नदी में अगर किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ जब छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, उसमें नदी में जितने भी अम्ल है, नदी क्या होगी, गंदी हो जाएगी, उसमें अम्लता आ जाएगी और उसका रंग क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना। और फिर क्या होगा, जो जल में जलीय जीव रहते हैं वो क्या होंगे, मृत हो जाएंगे ना, मर जाएंगे। उसके बाद सभी का व्यवहार क्या हो जाएगा, उद्देश्य के लिए नदी मृत हो जाएगी। नदी में जब प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जल एकदम बेकार हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी जीव रहते हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, DABC। ठीक है, DABC। ओके, नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। सेकंड ऑप्शन है चावल, गेहूं, ओट्स। थर्ड ऑप्शन है आलू, गुलाब, गन्ना एंड फोर्थ ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, चावल। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो हैं प्रवर्धन द्वारा होते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, प्रवर्धन द्वारा पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रवर्धन क्या होता है। जब बीजों से पौधा तैयार किए जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उस बीज को, बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसे प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अंग होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, चावल, गेहूं, ओट्स। ठीक है, ये सभी क्या है, चावल, गेहूं, ओट्स जो है ये सभी पौधों के प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। जबकि जो बीज होते हैं फ्रेंड्स ये क्या पौधों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन जो है जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अन्य होते हैं। इनके जो किसी भी भाग का जो अंग होता है उसमें जो है नया पौधा तैयार किया जा सकता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे धान को बिहार साइड में, महाराष्ट्र साइड में क्या करते हैं, धान को एक बार काट लेते हैं उसके बाद उसमें फिर सिंचाई कर देते हैं तो क्या होता है, धान से दोबारा से उगाता है। वही प्रोसेस आप गेहूँ और ओट्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से PV सिंधु संबंध रखती है। तो PV सिंधु जो है फ्रेंड्स सिंधु नदी है। ठीक है, ये कहाँ से संबंध रखती है। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है इडली, चटनी, चावल, सांभर से। नेक्स्ट है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी। और फिर नेक्स्ट है फिश करी, मछली करी और टेपियोका और चावल। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ पर PV सिंधु संबंध रखती है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहली बात तो है जो यहाँ पे PV सिंधु की बात हो रही है। PV सिंधु जो है नदी कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश राज्य में जो भोजन वहाँ का मुख्य है वो है आपका इडली, चटनी, चावल और सांभर है। और इसीलिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो आ जाएगा फॉर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चावल को मसूर की दाल एवं सेरवे के साथ खाया जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग जो होते हैं मुख्य रूप से केले के पत्तों पर भोजन परोसते हैं और भोजन के साथ नारियल अथवा मूंगफली की चटनी का भी प्रयोग करते हैं। ओके, समझ में आया। PV सिंधु जो है आपका कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के लोग किस पे खाना खाते हैं, केले के पत्तों पर खाना परोसना पसंद करते हैं। और वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, इडली, चटनी, चावल, सांभर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 68 क्वेश्चन नंबर है, ए की दो बहनें बी से, समझिएगा रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ए की दो बहनें, ठीक है, ए की क्या है, दो बहनें हैं और ए की दो बहनें मान लीजिए कोई बी और सी। ठीक है, और फिर क्या है, ए का डी पति है, ए का पति, ए की फ्रेंड समझ लीजिए, ए की ये दोनों क्या है, भाई बहन। और ए का पति ऊपर जाएगा तो पति कौन है, डी पति हो गया। ठीक है, डी पति है। और तो बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है, बी और सी की पुत्री का डी से क्या संबंध है, यहाँ पे संबंध पूछा जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए जो बी और जो ए हैं, ए की दो बहनें कौन है, बी और सी। ठीक है, दोनों बहनें हो गई, तो तीन बहनें हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, और ए की जो पत्नी है वो डी, ए की जो पत्नी है, ठीक है, इसका जो पत्नी है कौन है, डी है। ओके, तो बी और सी की जो है पुत्रियां लगेंगी, डी जो है इनकी आंटी होंगी। ओके, रिलेशनशिप समझ में आया आपको। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे तो इसकी फ्रेंड्स आपका जो डी है, डी ऑप्शन, आप इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 68 में,
तो 68 में फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन डी उनकी आंटी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना होती है। तो वायु द्वारा फ्रेंड्स कौन सा जो पेड़ है वो फैलता है, सूरजमुखी है, आक मदार हो गया, आम या फिर जेंथियम, कौन सा है फ्रेंड्स। तो देखिए जो आक होता है ना, जिसको मदार का पेड़ कहा जाता है, मदार की वायु द्वारा फैलने की संभावना होती है। आक आई मीन मदार की जो औषधि होती है पौधे द्वारा होती है। इसका जो पुष्प होता है सफ़ेद होता है। ठीक है, आक का पौधा आप लोगों ने देखा हो, कमेंट करके बताइएगा। और जो आक होता है ना फ्रेंड्स, ये औषधि का भी काम करता है और इसका जो पुष्प होता है सफ़ेद, छोटा, छत्तादार एवं रंगीन चित्तियों वाला होता है। इसके जो फल होते हैं वो आम के तुल्य होते हैं, जिनमें रुई और कपास भी होती है। ओके, जिनमें क्या होती है, रुई और कपास भी होती है, जिसे आक का पौधा कहते हैं। इसके पत्ते बरगद के समान मोटे होते हैं और इसका प्रयोग गठिया और हड्डियों के सूजन कम करने के लिए भी किया जाता है। ओके, आक का पौधा फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे आकड़े का पौधा। ठीक है, उसका जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर में होता है, भोले बाबा को चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये फ्रेंड्स ये आक मदार वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप दुकान से गेहूं लेते हो और उसकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। क्वेश्चन को फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ जो है उसकी रोटियां बनाती हैं। तो गेहूं से रोटी बनाने की जो प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। तो नेक्स्ट दिया गया है, फर्स्ट क्या बताया उसने, एक पात्र में आटा लें। ठीक है, और यहाँ पे इसने बताया दुकानदार से क्यों क्या लाता है, गेहूं लेते हो और फिर अपनी माँ को रोटियां बनाने के लिए। तो गेहूं लेगा तो पहले क्या काम करेगा, पहले गेहूं को पीसने के लिए भेजेगा, उसके बाद फिर आटे को गूँथेगा, फिर ना रोटियां सेकेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या क्रम दिया गया, इसमें आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा क्रम सही होगा। ठीक है, तो दूसरा आपका दिया है, गेहूँ का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें और गूँथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटियाँ सेकें। नेक्स्ट दिया है थर्ड, आटा गूँथें, गेहूँ को पीसें, पहले आटा को गूँथें फिर गेहूं को पीसें, फिर रोटी बेलें और रोटियां सेकें। ओके, फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है, गेहूं से आटा पीसें, गेहूं से क्या करें, आटा पीसें और गूँथे आटे के पेड़े बनाएं, फिर रोटी सेकें, फिर रोटियां बेलें। यहाँ पे देखिए पहले रोटियां सेक रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, रोटियों को बेल रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन वो क्या कर रहा है, गेहूं को पहले लाएगा, तो पहले आटा उसको बनाएगा ना, गेहूं को पहले पीसेगा, उसके बाद फिर उसको एक पात्र में डालेगा, फिर आटा को गूँथेगा, फिर गूँथे हुए आटे के पेड़े बनाएगा गोल गोल। आप लोग भी देखते होंगे ना घर में मम्मी वगैरह बनाती होंगी खाना, तो आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी बनाते होंगे खाना। तो उसके पेड़े बनाने के बाद फिर क्या करें, रोटियाँ को बेल के फिर सेकेगा। ओके, तो ये आपका इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है खाद जैव निम्नकिरणीय है, सेकंड ऑप्शन है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, थर्ड ऑप्शन है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, एंड डी ऑप्शन है खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए बी सी, बी सी एंड सी डी। तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जो आपका ये उर्वरक होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है, खाद जो है वो जैव निम्नकरणीय है। ठीक है, और खाद में जो एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, और खाद में जो मृदा होती है वो सूक्ष्म रंध्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये होगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे। तो गंगा के किनारे जो जो स्थान बसे हुए हैं आप, उसमें आप बताइएगा आप कौन से स्थान का चयन करना चाहते हैं। कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, ये सभी आपका क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए राज्य हैं। आप लोग भी बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है सेकंड, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, थर्ड है भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, और नेक्स्ट है दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो गंगा के नदी के किनारे बसे हुए जो स्थान है उसमें भ्रमण करने के लिए सबसे पहले आप कोलकाता, फिर कानपुर, फिर वाराणसी, इसका जो समुच्चय करेंगे तो ये तीनों करेक्ट है। उसके बाद जो गंगा नदी है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकल कर डायरेक्ट वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ना कि वो पटना, हैदराबाद यहाँ पे घूमती है। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कोलकाता, कानपुर एंड वाराणसी। यहाँ पे क्या होता है, गंगा नदी यहाँ पे है और इन तीनों के किनारे गंगा नदी नहीं है। ओके,
तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे 73 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए इसमें दिया गया युग्म, गेहूं जो है वो मूसला जड़ है, सेकंड दिया धनिया जो है वो मूसला जड़ है, गाजर जो है वो जकड़ा जड़ है, बांस क्या है मूसला जड़ है। तो बताइए इसमें जो है आंसर इसमें पूछा गया है इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो देखिए जो इसमें युग्म की बात हो रही है, इसमें जो युग्म सही है वो आपका धनिया है। धनिया जो है वो आपका मूसला जड़ है, ठीक है। धनिया कैसी जड़ है, वो मूसला जड़ है, क्योंकि दिए गए जो युग्म है उसमें से दूसरा सही होगा, क्योंकि धनिया क्या है, एक मूसला जड़ होती है, जबकि जो पहला और तीसरा और चौथा इसमें सुमिलित सही नहीं, क्योंकि गेहूं जो है फ्रेंड्स वो अपस्थनिक प्रकार की होती है, ठीक है। गेहूं की जो जड़ होती है वो अपस्थनिक प्रकार की होती है, और जो गाजर होता है, गाजर एक प्रकार का मूसला जड़ है, ठीक है, जकड़ा जड़ नहीं है। और बांस जो है, बांस की जो जड़ें होती हैं फ्रेंड्स वो जकड़ा जड़ होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो इसमें जो आपका धनिया है वो मूसला जड़ है, गाजर जो है वो भी मूसला जड़ है, ठीक है। और गेहूं जो है, गेहूं अपस्थानिक जड़ है, और बांस जो है फ्रेंड्स वो कैसा है, बांस जो है आपका वो भी आपका जकड़ा जड़ है, ठीक है, जकड़ा जड़। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्प, सांप या फिर सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। छिपकली, मछली, मेढक, चमगादड़। तो इसमें पूछा है कौन सा है जो किससे संबंधित है, सांप, कछुआ और गिरगिट से निकटतम संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए जो छिपकली है ना, छिपकली, सांप और सर्प और कछुए और गिरगिटान का निकटतम संबंधी, क्योंकि जो छिपकली है फ्रेंड्स वो कार्डिटा फाइलम का जीव होता है, ठीक है। छिपकली जो है वो स्कॉटहॉर्न जीव वैज्ञानिक गण के सरीसृप प्राणियों का एक पारिवारिक समूह होता है, जिसमें क्या होते हैं, अंटार्कटिका के अतिरिक्त विश्व भर में प्रत्येक बड़े भूभाग में मिलने वाली जो लगभग 6000 ज्ञात प्रजातियां सम्मिलित हैं। किसमें फ्रेंड्स, छिपकली में, ठीक है। छिपकली जो है आपका वो गिरगिटान, कछुआ, सर्प सभी के प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसकी क्योंकि 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलक्षित गुण नहीं है। पेंगुइन की बात यहाँ फ्रेंड्स हो रही। पेंगुइन फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया है, पेंगुइन के बारे में सारे लक्षण मैंने आपको बताए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा होती है। नेक्स्ट दिया गया है उनका शरीर धारा रेखी है, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। नेक्स्ट दिया है वे साथ साथ इकट्ठे होकर तथा चिपक कर जीवित रहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, अभिलक्षित गुण नहीं है इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो 75 क्वेश्चन है इसमें जो ये पेंगुइन होती है ना, इनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, मैंने आपको बताया है, और इनकी जो शरीर होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, और इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखी भी होती है, ठीक है, पेंगुइन की। और ये जो होती है ना साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। ओके, पेंगुइन। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया ये इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं, उनका जो कलर है वो वैसे ही कलर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बोलती इमारतें गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों का विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त देश से परिचित कराता है। तो पहला ऑप्शन है आपका तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व का समय की व्यवस्थाओं के बारे में, या फिर गोलकुंडा जो है वो किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन है, या फिर युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, या फिर डी ऑप्शन आपका इसमें दिया है स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ाने में। तो देखिए फ्रेंड्स जो 76 क्वेश्चन नंबर है ना, ये जो बोलती हुई इमारतें हैं गोलकुंडा, ये जो है ना फ्रेंड्स ये गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है, ठीक है। क्या है कि वृत्तांत है, यह जो पाठ है विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त तकनीकी अभिकल्पना और जल के उपयोग, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ना तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग और पूर्व समय की व्यवस्थाओं, युद्ध एवं शांति के दौरान जितने भी किलों का जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा स्थानों की पहचान हेतु किसी भी मानचित्र को पढ़ते समय उसे परिचित कराया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया जो बोलती हुई इमारतें हैं। और जो फ्रेंड्स ये गोलकुंडा है ना, ये गोलकुंडा किला जो है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम दिशा की ओर स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर पर स्थित है। ओके,
कहाँ पर है आपका गोलकुंडा किला? दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में स्थित है, ठीक है, 5 मील पश्चिम दिशा की ओर। और नेक्स्ट हम बता दें इसके बारे में आपको, ये जो दुर्ग का निर्माण है ये 14वीं शताब्दी में वारंगला के राजा ने कराया था और बाद में यह जो है बहमनी शासकों का नियंत्रण में आ गया और महमूद जो नगर कहलाने लगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम इसकी बात करें, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स? तो 76 क्वेश्चन का जो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ACD। ओके, क्या है ACD जो आपका है ये करेक्ट रहेगा। इसमें आपका बी वाला ACD मतलब से जो कूट दिया गया पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ तक आपका 76 क्वेश्चन हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, EVS का एक पार्ट खत्म हो जाता है तो डैश दिया गया है, विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका परिप्रेक्ष्य उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं जो EVS का एक पार्ट खत्म हो जाए तो जो विषय है वो किसके बारे में बात कर रहा है? जो विषय है यात्रा का प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय किसके यातायात तक सीमित नहीं है लेकिन जो इसका एक विषय है या अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। और इसका परिप्रेक्ष्य का उदाहरण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने से विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। और फिर नेक्स्ट दिया गया, विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में से और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं और कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है विद्यार्थियों को जो हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों के पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की भी दर को भी ज्ञात करनी है और क्या करना है। और जो इसमें बताया गया है ना, इसके माध्यम से विद्यार्थी जो हैं समय के साथ साथ ईंधन की बढ़ती मांग एवं खपत तथा इनके सीमित संसाधनों एवं मूल्य वृद्धि के विषय में भी ज्ञान का प्राप्त करेंगे। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ब्लूम जो है, ब्लूम की रूपांतरित वर्गिक के अनुसार संज्ञात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो देखिए जो ब्लूम ने दिया था रूपांतरित वर्गिक के अनुसार संज्ञात्मक प्रक्रिया का जो उच्चतम उनका वर्ग है क्या है? समझ है, अनुप्रयोग है, सृजन है, विश्लेषण है। तो फ्रेंड्स देखिए जो ब्लूम ने दिया था ना, तो ब्लूम ने देखिए फ्रेंड्स ब्लूम की जो रूपांतरित वर्गिक के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? सृजन जो है संज्ञात्मक प्रक्रिया का एक उच्चतम वर्ग है। और ब्लूम की वर्गिक शिक्षा के अंतर्गत जो सीखने के उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था? इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं लर्निंग प्रोसेस के निर्माण का किया जाएगा। और संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रमुख इन्होंने वर्ग भी बताए थे। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था याद, समझ, लागू और फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन, फिर सृजन। ठीक है, पहले उन्होंने किसका बताया था? पहले उन्होंने बताया था याद के बारे में, फिर समझने के बारे में, फिर उसको लागू करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, फिर लास्ट में क्या? क्रिएटिविटी के बारे में उन्होंने बताया था। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें आपका सृजन तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने उच्चतम पूछा है, उच्चतम वर्ग ना सबसे अगर नीचा निम्न वर्ग पूछेगा तो आपका याद होगा, उसके बाद समझना सेकंड होगा, थर्ड में लागू होगा, फोर्थ में विश्लेषण और फिफ्थ में आपका मूल्यांकन और सिक्स में आपका सृजन। उच्चतम वर्ग में आपका अगर सृजन। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक ईवीएस शिक्षक का जो विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स पोर्टफोलियो द्वारा, रूब्रिक द्वारा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा या फिर संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो देखिए 79 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक ईवीएस का जो शिक्षक होते हैं उनकी विशिष्ट कार्य एवं विद्यार्थियों का जो आकलन करने में उपयोग होता है उनके मानदंडों के बारे में बात करा। ठीक है, जो इनके फ्रेंड्स मानदंड होते हैं। तो देखिए जो एक ईवीएस शिक्षक होते हैं ना वो रूब्रिक द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रूब्रिक द्वारा क्या करते हैं? रूब्रिक द्वारा एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, करने के लिए उनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और उपयोग किए जाने वाले जो मानदंड होते हैं उनको ही क्या कहेंगे? व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक क्या होता है फ्रेंड? स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग गाइड। ठीक है, रूब्रिक को क्या बुलाता है? स्कोरिंग गाइड बुलाता है, जिसका उपयोग जो है छात्रों की निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक जो फ्रेंड्स होता है दो प्रकार का होता है, पहला समग्र होता है और दूसरा क्या होता है? आपका विश्लेषणात्मक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बताएंगे आपको फ्रेंड्स, मैं आपको सीडीपी की भी क्लास में जो चढ़ाई है उसमें मैंने आपको सीडीपी में बताया है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने सीडीपी भी आपको पढ़ाई है। ओके,
तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ अभी क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थी से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। ठीक है, आयशा जो है वो कक्षा 5 की एक विद्यार्थी है। ठीक है, ईवीएस की जो उनके शिक्षक हैं उन्होंने अपने विद्यार्थी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के घर होते हैं उनके घर में जो यूज की जाती है सामग्री के बारे में उनसे क्या कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट करने को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या गया, इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों को प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, ये आपका पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अवलोकन करना है, मापन करना है, वर्गीकरण व निष्कर्षण निकालना है, या फिर आपको चरों का नियंत्रण करना है, वर्गीकरण करना है, निष्कर्षण निकालना है। थर्ड ऑप्शन है अवलोकन करना है, अनुमान करना है, लगान और मापन व वर्गीकरण। नेक्स्ट है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्षण निकालना व संप्रेषण करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बताया जा रहा है ना, तो आयशा जो है वो कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका है, लेकिन वो अपने जो विद्यार्थी हैं क्लास में, जो जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनसे जो पूछ रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न घरों के बारे में बता रहे हैं उनको कि उनमें जो प्रयोग की गई जो सामग्री है उनके प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में जो पहले बच्चे अवलोकन करेंगे किसी चीज़ का, उसके बाद उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करेंगे, फिर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका संप्रेषण करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो अपने कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करती है, तो वह क्या है। पहला है सहयोगात्मक उपागम है, दूसरा है समाकालिक उपागम है, थर्ड है क्रियाकलाप उपागम है, एंड फोर्थ है व्याख्यात्मक संघ प्रदर्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा ईवीएस का। जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, देखिए जो ईवीएस के शिक्षण है अधिगम का समकालीन उपागम संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करने को बात कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो समकालीन उपागम होते हैं वो एकीकृत दृष्टिकोण सीखने का अनुभव बनाता है, जो कि क्या करते हैं, जो एक से अधिक अनुशासन या विषय पर कार्य करता है। और जैसे आपका हो गया क्रॉस डिसिप्लिन हो गया, ऐसा ना असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, इन सभी पर क्या करता है, सीखने के अनुभव पर बात करता है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, समकालीन उपागम के बारे में बात करता है। समकालीन उपागम में क्या होता है, इसमें जो है कोई भी प्रक्रिया होती है उसको प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा उसको पूर्ण किया जाता है। असाइनमेंट जब बच्चे बनाएंगे अपने आप से, खुद से उसे करेंगे, क्रॉस डिसिप्लिन में रहेंगे वो लोग, तो अपना समकालीन खुद से करेंगे। ठीक है, खुद से करके सीखेंगे। ओके, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अनुकरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पहले कोई टीचर है वो क्या करे, किसी भी बीज को ले आकर के बच्चों के सामने अपने शिक्षण योजना के बीच में क्या करे, बच्चों को उसको पहले छू के, उसको महसूस करा के, उसको पहचान करा के तब उसका नाम बताने को कहती है। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा मेथड यूज कर रही है, अपने पढ़ाने में कौन सा मेथड शिक्षण अधिगम का यूज कर रही है। तो देखिए समस्या समाधान, प्रदर्शन कर रही है, सहयोगात्मक अधिगम या फिर व्याख्यान विधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर रही है, ये अपना प्रदर्शन कर रही है। ओके, ये क्या करती है टीचर, यहाँ पे समस्या समाधान या सहयोगात्मक अधिगम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो टीचर है ना, वो रमा जो शिक्षण है, रमा शिक्षण की प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या प्रदर्शन का मतलब होता है कि प्रदर्शन विधि में अध्यापक पाठ विषय के व्याख्यान के साथ साथ पाठ विषय से संबंधित आवश्यक प्रयोग स्वयं करके छात्रों को दिखाते हैं, और वह किसी भी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस पर क्या करेंगे, पहले उसको प्रदर्शित करेंगे, उस वस्तु की रचना एवं कार्यप्रणाली के बारे में बच्चों को वास्तविक रूप से उनका ज्ञान कराएंगे, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा इसका आंसर, प्रदर्शन, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है टीना एक ईवीएस शिक्षिका है
जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट कराने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? फर्स्ट है जांच सूची का प्रयोग करना, सेकंड है जांच सूची के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यक है। नेक्स्ट है जांच सूची द्वारा छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है। नेक्स्ट है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्यान करना आसान है। तो देखिए जो टीना है ना, टीना एक ईवीएस शिक्षिका है, ठीक है। कौन सी क्लास की, मतलब कौन से सब्जेक्ट की है? वो ईवीएस की शिक्षिका है, जो अपने विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बताती है। और जांच सूची द्वारा क्या करती है? बच्चों के जो शैक्षणिक प्रगति का सटीक रूप पता चलता है उससे, जिसके आधार पर वो क्या करती है? वे उनकी पदोन्नति संबंधित जितने भी निर्णय लेती है। अतः वो क्या करती है? ऐसे में टीना का जो कथन है कि उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए बच्चों की क्या करेंगे? पहले उनकी एक जांच सूची का व्याख्यान करना आसान होता है, ठीक है। तो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्च क्लास में भेजने के लिए पहले बच्चों का क्या होगा? जांच होगा, उसके बाद बच्चों को उच्च क्लास में भेजा जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसका जाँच होना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है यात्रा का तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षिका तथा विद्यार्थियों मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधित अपने अनुभवों के संदर्भों में प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 84 का वो होगा, इसमें भी आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि क्या होता है, देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। देखिए जो 84 क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, यात्रा का विषय पढ़ाते हुए जो शिक्षिका होती है वो अपने विद्यार्थियों को मिलाकर सुनते हैं। सभी विद्यार्थी क्या करते हैं? मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधित जितने भी अनुभव होते हैं अपने अनुभव के संदर्भों में प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। अपने टीचर को बताते हैं जितना बच्चे जानते हैं उसके बारे में। फिर क्या होता है, यह एक संवादात्मक शिक्षण का उदाहरण बन जाता है। जो संवादात्मक शिक्षण जो होती है उसके 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला प्री एक्टिविटी होती है, ठीक है। प्री एक्टिव चरण होता है जिसमें क्या होता है, पहले की प्रारंभिक गतिविधियां बताई जाती हैं। फिर नेक्स्ट होता है शिक्षण विधि, जिसे इंटरएक्टिव चरण कहा जाता है, जिसके दौरान क्या होता है, जिसके दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बात होती है। तीसरा होता है आपका शिक्षण अधिगम, पोस्ट एक्टिव चरण, जिसमें क्या होता है आपका, इसमें बाद में जो की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बात की जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षिका तथा विद्यार्थी क्या होते हैं? मिलकर सुनते हैं और क्या करते हैं? यात्रा संबंधित अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया भी देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 84 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके 6 क्वेश्चन और 84 हो गए ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ें जैसे कि क्लेडोर है और आपका किताबें हैं, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। यहाँ तक कि उसकी जो अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो देखिए जो फ्रेंड्स मिली है ना, मिली को समझाएंगे कि वह अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ साझा करें और फिर क्या करेंगे, अन्य सभी छात्रों को समझाएंगे कि वे मिली के व्यवहार के साथ समायोजन करें, या फिर उसके जो अभिभावक हों उनको भी विद्यालय में बुलाकर उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगी, या फिर मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह का कार्य का संचालन करेंगी। तो बताइए इसमें क्या किया जाएगा? जो 6 वर्ष की बालिका है वो अपना कोई भी चीज़ जो है वो किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती। इसमें जो उनकी स्कूल की अध्यापिका हैं उनके सामने एक समस्या उत्पन्न होगी। तो बताइए इसमें से वो जो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा जो अपनी समस्या को दूर कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे जो मिली है, मिली क्या है, एक अध्यापिका को चाहिए कि वो मिली के व्यवहार को जो समाजीकरण के साथ बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, मिली के जो व्यवहार में अंतर समूह अभिवृत्ति का विकास होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, अंतर समूह अभिवृत्ति का विकास होगा। जो अपने जो क्या करेगी, सामाजिकरण का व्यवहार समाज में रहेगी तो समाज में 4 लोगों को देखेगी उस किस प्रकार से कर रही, तो उसी प्रकार से उसके व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 86 क्वेश्चन नंबर। 86 क्वेश्चन नंबर है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है? तो यह फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कहानी। जो प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस होता है इसका जो कौन सा शिक्षक है
जो समाजवादी रचनावादी उपागम का अनुगम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिएटिविटी का उपागम करता है। ठीक है, तो कहानी जो है कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना है, जिससे क्या होता है विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके, पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। थर्ड ऑप्शन है संदर्भों की साझा को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। एंड थर्ड और डी ऑप्शन है ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। ठीक है, यहाँ पे 86 क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स है यहाँ पे ऐसा दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो जिनसे हमने क्लास की है सचिन सर बताते हैं, सबसे पहले मानकीकृत देख के उसको कट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स मानकीकृत आपको दिखे तो ये ऑप्शन आपका सबसे पहले अनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो आपका ए ऑप्शन है, कहानी कविताएं तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों का पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना है, जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मानक देखने को मिल रहा है, ये भी ऑप्शन आपका अनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका क्या होगा फ्रेंड्स, संदर्भों की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं एवं शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो कूट है वो ए और सी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे 87 क्वेश्चन नंबर की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो फर्स्ट है भूमिका निभाना, फिर सर्वेक्षण करना, उसके बाद है क्षेत्र भ्रमण, और फिर है आपका व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन। डी ऑप्शन है संवादात्मक शिक्षण। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो निम्नलिखित में से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा है, ईवीएस के शिक्षण के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो व्याख्यान होता है, शिक्षण निर्देशन ईवीएस के जो शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु जो भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना, क्षेत्र भ्रमण और क्या बात करें यहाँ पे संवादात्मक शिक्षण के बारे में, ठीक है, इनका क्या होता है, ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम होते हैं। भूमिका निभाना मतलब उपागम में अभिनयात्मक प्रकृति पर बल दिया जाता है। सर्वेक्षण में आंकड़ों के जो आधार पर निरीक्षण करना किया जाता है। क्षेत्र भ्रमण उपागम में क्या होता है, अन्य भ्रमण के आधार पर ईवीएस का शिक्षण किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो क्या है भूमिका निभाना। ठीक है, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? केवल डी ऑप्शन, व्याख्यान द्वारा शिक्षण निर्देशन। ठीक है, व्याख्यान द्वारा शिक्षण का निर्देशन करना। ओके, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने है, सीना दृष्टिबाधित है। दृष्टिबाधित फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं, आंखों से, मतलब वो आंखों से उसमें क्या है, आंखों से उसके अंदर कम दिखाई देता है, उसको दृष्टिबाधित बोलते हैं। ठीक है, जो आंखों से अंधापन। तो सीना जो है दृष्टिबाधित है, वह क्या कर रही है, ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। और आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगी? तो देखिए कोई एक लड़की है, वो क्या है, दृष्टिबाधित है, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में जाना चाहती है, वो काफ़ी ज़्यादा रुचि लेती है ईवीएस के क्लास में। ठीक है, तो उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उसके लिए जोखिम हो सकता है, या फिर उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें, या फिर उसकी जो सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंप कि वह यात्रा के लिए उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स आपका? तो देखिए यहाँ पे हम बात करें जो सीना है, सीना क्या एक दृष्टिबाधित है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो सीना है दृष्टिबाधित है तथा जो ईवीएस की कक्षाओं में इसका जो क्या है रुचि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, पहाड़ी इलाकों में ये जाना चाहती है क्षेत्र भ्रमण के लिए, तथा जो सीना है इस भ्रमण पर जाना चाहती है। इस स्थिति में क्या होता है, शिक्षिका का जो कार्य होगा वह सीना की उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे, जिससे वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, और 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाए, ताकि प्रत्येक जो समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। ऐसा करने से क्या होगा, भ्रमण प्रक्रिया जो है वो क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित संपादित होगी। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें फ्रेंड्स आपका सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे है, और निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? फर्स्ट है अवलोकन, सेकंड है चर्चा करना, थर्ड है आपका साथ मिलकर कार्य करना सीखना, फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए फ्रेंड्स जो साथ मिलकर कार्य करना था सीखना जो है वो ईवीएस में भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है।
तो इसमें आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा वो साथ मिलकर कार्य करना है फिर सीखना। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषिक प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स सुनने का कौशल क्या बता रहा है यहाँ पे, जो बच्चा है वो जब कोई बच्चा अपने अन्वेषी प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचन कौशल, ये समालोचना चिंतन कौशल, तो अपने किस कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो ईवीएस की कक्षा है, जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह क्या करता है, अपने प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं करता है। ठीक है, वो बिना मतलब के क्वेश्चन करता है। तो प्रदर्शन कौशल का जो तात्पर्य है किसी कार्य को करके दिखाने की कुशलता से होता है। ठीक है, कोई कार्य करके दिखाने से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको जो दूसरा है प्रदर्शन कौशल, ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स में आपको किस सब्जेक्ट की, बाल विकास की या फिर आपका मैथ का या फिर संस्कृत का या फिर हिंदी का, किस चीज़ के आपको PYQ क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर आपको पेडागोजी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास उसी की दूंगी। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक साथ देने के लिए।